अच्छा जी, इकनॉमी एंड द बिज़नेस पर्सपेक्टिव के पार्ट टू में अब हम मौजूद हैं। पार्ट टू में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट एज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूजुअली रेफर्स टू द रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर ऑल देयर डीलिंग्स। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स जो है ना, वो आप कह लें कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है पाकिस्तान में, या किसी भी मुल्क का जो रेगुलेटरी बैंक है, वो डिसाइड करता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, और ये जो है वो रेगुलेट हुआ होता है जनरली। रेगुलेट का मतलब ये है कि इसके लिए जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट जो है ना वो होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को यूँ लगता है कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोमोट करनी है, यानी कि उनको जो है वो प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ करनी है। एक मिनट बस दीजिएगा। अच्छा जी, तो हम इंटरेस्ट रेट्स डिस्कस कर रहे थे। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोमोट करना है, यानी कि सच एस गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग जो है वो नए घर ख़रीदें, नई चीज़ें ख़रीदें, नए ऑटोमोबाइल्स ख़रीदें, गाड़ियाँ ख़रीदें, फ्रिज फ्रीज़र ख़रीदें, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो कंपनीज़ की, तो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाता है ताकि लोग जो है वो आसानी से लोन लेकर और चीज़ें ख़रीद सकें। नंबर टू, जो लोग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कमाते हैं, उन लोगों को जब इंटरेस्ट इनकम कम नज़र आ रही होगी तो वो प्रेफर करेंगे कि वो अपने पैसों को खर्च कर दें। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को ये ज़रूरत होती है, इस बात की ज़रूरत होती है कि वो जो है वो प्रोडक्शन को डिस्करेज करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेट से गवर्नमेंट ये चाहती है कि लेट से इन्फ्लेशन जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और लेट से किसी भी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि यार लोग जो है ना वो ख़र्चा कम करें बल्कि सेविंग ज़्यादा करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दूँगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाऊँगा तो नए लोग जो है उनको लोन लेने में मसला होगा, बहुत ज़्यादा महंगा लोन मिल रहा होगा, और सेविंग्स इंकरेज होंगी क्योंकि लोग चाहेंगे कि वो पैसे डिपॉजिट कर लें। द कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको हम काइबोर भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज काइबोर, इज अ डेली रेफरेंस रेट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स एट विच बैंक्स ऑफर टू लेंड अनसिक्योर्ड फंड्स टू अदर बैंक्स इन द कराची होलसेल मनी मार्केट। काइबोर या कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, आप यूँ समझ लें कि एक वो परसेंटेज या रेट है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से, स्टेट बैंक दूसरे बैंक्स को उधार देता है, या उनसे जो है वो रखा हुआ डिपॉजिट जो है उस पर जो इनकम देता है, उसको हम काइबोर कहते हैं। यानी कि एक बैंक, आप समझ लें, दूसरे बैंक से जब पैसे लेगा, फंड्स लेगा या उधार देगा, तो किस रेट पर वो इसको एक्सचेंज करेगा। अच्छा, जनरल पब्लिक के लिए जो रेट होगा ना, वो काइबोर प्लस 1%, काइबोर प्लस 2%, यानी कि काइबोर से ज़्यादा होगा। Increase in interest rates and increase in interest rate will discourage investment, as it will be more difficult for companies to earn an adequate return on projects. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो जो है वो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, क्योंकि उधार लेकर और कोई चीज़ इन्वेस्ट करना, कोई चीज़ बनाना बड़ा मुश्किल होगा। An increase in interest rate has increased the cost of doing business in the industry, which makes it less competitive in the international market. Due to fall in demand for export, the industry could decide to lay off some of the workforce, which will give rise to unemployment. तो देखें, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। डिपेंड करता है कि कंपनी किस सिनेरियो में ऑपरेट कर रही है, उस हिसाब से वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज कर सकती है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स विल इनकरेज इन्वेस्टमेंट, एज इट विल बी ईजियर फॉर फर्म्स टू अर्न एन एडुकेट रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट्स, यानी कि आराम से लोन लेकर और प्रोजेक्ट्स पे रिटर्न कमाया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो सस्ते में उधार मिल जाएगा, लोन आसानी से मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अनएम्प्लॉयमेंट अगेन अगला इकोनॉमिक फैक्टर है बिजनेस के लिए। व्हेन देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग to who are unwillingly out of work, this means that there are not enough jobs for the people who want them, and this is known as unemployment तब होती है जब लोगों के पास काम करने को ना हो, लोग चाह रहे हो कि वो काम करें लेकिन जॉब्स ना मिल रही। Unemployment means that an economy is not making full use of the workers that are available. The economy will not grow quickly as it could. इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एम्प्लॉयड नहीं हैं। एक मुल्क जो है वो क्या कहते हैं, एक फुल लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहा। जितने वर्कर्स जो है वो काम करना चाहते हैं वो सारे विलिंगली कहीं काम कर नहीं रहे हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट विल मीन दैट मेनी हाउस होल्ड्स विल हैव लेस इनकम,
For many businesses, this will result in lower sales as people reduce spending. However, the demand for some products and services will still increase because consumers will swap to cheaper alternatives. अगर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा, इनकम कम होगी, बिजनेसेस जो है वो सही से चलेंगे नहीं, क्योंकि सेल्स जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पीपल जो है यानी कि लोग जो है वो स्पेंडिंग प्रेफर नहीं करेंगे, पैसा बचाना प्रेफर करेंगे। कुछ चीज़ों की डिमांड्स जो है वो फिर भी इंक्रीज़ हो सकती है और लोग जो है वो सस्ती चीज़ें परचेज़ करना प्रेफर करेंगे या ज़रूरत की चीज़ें। फिर आती हैं फिस्कल पॉलिसीज़। इट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रेवेन्यू और टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इज़ टू एनहेंस एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन दी कंट्री। फिस्कल पॉलिसी हर वो पॉलिसी है जिससे जो पर्टेन करती हो कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, कितना खर्चा करेगी, कितने पैसे बोरो करेगी, कितना टैक्स रेट लगाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक गवर्नमेंट समझती है कि यार टैक्स रेट 30% होना चाहिए, ये फिस्कल पॉलिसी है। गवर्नमेंट समझती है टैक्स रेट 10% होना चाहिए, ये फिस्कल पॉलिसी है। टैक्स रेट्स कम क्यों किए जाते हैं? जब हमें चाहिए होता है या हम चाहते हैं एज अ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट चाहती है आप कह लो कि उसके लोगों के पास जो स्पेंडिंग के लिए पैसे हों वो ज़्यादा हो। टैक्स रेट्स बढ़ाए कब जाते हैं? जब गवर्नमेंट पर कर्जा हो, गवर्नमेंट को जो है वो पैसों की ज़रूरत हो, गवर्नमेंट चाहती हो कि लोग कम खर्चा करें, गवर्नमेंट चाहती हो कि स्पेंडिंग लिमिटेड हो, तब जो है वो टैक्स रेट्स इंक्रीज़ किए जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। Balance of payments measure the financial transactions made between consumers, businesses and the government in one country with others. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको ये बताता है कि या मेजर करता है कि भाई एक कंज्यूमर्स या बिजनेसेस या गवर्नमेंट एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ जो है वो जब ट्रेडिंग कर रही है तो उसमें उसका नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है। आप इसको यूँ समझ लें, आपने जो है वो अपने मुल्क से 10 रुपये की एक्सपोर्ट करी और 5 रुपये की 3 रुपये की इंपोर्ट करी। आई रिपीट, 10 रुपये की एक्सपोर्ट करी, यानी कि आपने बाहर भेजी मुल्क से 10 रुपये की चीज़ें, 10 रुपये कमाए, उसमें से 3 रुपये की इंपोर्ट्स करी, यानी कि 3 रुपये की आपने चीज़ें खरीद ली, तो आपका नेट बैलेंस क्या होगा? आपका नेट बैलेंस 7 का पॉजिटिव होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट्स। अच्छा, इनकी डिटेल्स जो है वो आपके करंट सिलेबस में है नहीं, तो हमने इसीलिए इसको सिर्फ लेबल किया है, लिखा है। A country with a large trade deficit is not as likely to import as much as a country with a trade surplus. एक ऐसा मुल्क जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि उसकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है कि वो फिर बाद में जो है ना वो इंपोर्ट कम करे, ठीक है। या कोशिश ये होनी चाहिए उस कंपनी उस मुल्क की, उस कंट्री की, कि उसकी जो इंपोर्ट्स है वो रिड्यूस करी जाए। Government may adopt a policy of trade restrictions such as quotas or tariffs if there is a large trade deficit. गवर्नमेंट किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कोटास का मतलब ये है कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीज़ें लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोटा लगा दिया जाए कि एक बंदा जो है वो अगर बाहर से कराची या पाकिस्तान ट्रैवल करेगा तो अपने साथ 2 मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन्स लेकर आ सकता है, उससे ज़्यादा लेकर नहीं आ सकता। ये कोटा है। क्यों लगाया गया? ताकि ऐसा ना हो कि इतने सारे आईफोन्स परचेज कर बाहर से आ रहे हो, यानी कि हमारी जो इंपोर्ट्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। टैरिफ्स का आप समझ लें कि एक तरीके से टैक्स है, यानी कि आपकी जो इंपोर्ट्स थी, आप लेट से आप आईफोन अपनी मर्ज़ी से ला सकते हो, लेकिन हर आईफोन पर आपको 15,000, 20,000, 25,000, 12,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। इससे भी लोग डिस्करेज होंगे, क्योंकि अगर वो कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उन्हें उस पर हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। A quick glance on balance of payment in Pakistan in the year 2020 to 21. Pakistan's external account position continued to improve during July to June 2021. Cumulative यानी कि total current account remained in surplus with a modest deficit in the third quarter. There was an increase in remittances. Remittances यानी कि जो लोग बाहर काम करते हैं और वो बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें इंक्रीज़ नज़र आया, which improved the current account. Besides deferred interest payments, reduced air travel and lower oil prices. अब ये कुछ facts हैं pertaining to the balance of payment of Pakistan 2020 और 21 के। तो ये facts आपने जो है वो expected नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, लेकिन पता होने चाहिए कि पाकिस्तान के हालात कैसे थे, ठीक है। आफ्टर कोविड इंड्यूस पॉज द IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम ऑल्सो रिज्यूम्ड इन लेट मार्च। IMF जो है वो ये देखता है कि कौन से मुल्क में मसले हैं और किस मुल्क को लोन देना चाहिए और उस पर कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस लगानी चाहिए कि उसको अगर लोन चाहिए या मदद चाहिए तो XYZ काम क्या करना है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
इट इज़ अ मॉनेटरी यानी कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ measure of the market value of all the final goods and services produced within a country in a specified time period. एक मखसूस टाइम पीरियड में एक मुल्क में जितनी भी फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनी हैं उसकी वैल्यू को अगर पैसों में तोला जाए उसको जीडीपी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में साल 2021 में जितनी भी फर्नीचर बने, गाड़ियाँ बनी, एसी बने, पंखे बने, फ्रिज बने, फ्रीज़र बने, घर बने, किसी ने किसी को सर्विस दी, तो मतलब कि हमने जो प्रोड्यूस किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया एज अ मुल्क, उसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू किया जाए तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। फाइनल गुड्स की बात हो रही है। जीडीपी फिगर कैन बी एक्सप्रेस एज द जीडीपी पर कैपिटा, दैट इज द जीडीपी पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू कंपेयर विद डिफरेंट इकोनॉमीज। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा का मतलब ये है कि आपने देख लिया कि यार एक मुल्क की जीडीपी 500 है, उसमें 5 लोग रहते हैं यानी कि 100 पर पर्सन आ रहा है। दूसरे मुल्क में 1000 की जीडीपी है लेकिन लोग रहते हैं 100, तो 10 पर पर्सन आ रहा है। इसका मतलब पहला मुल्क बेहतर है और उसने 500 रुपये की चीज़ें प्रोड्यूस की हैं लेकिन रहने वाले भी तो 5 लोग थे। दूसरे मुल्क में 1000 रुपये की चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं लेकिन रहने वाले भी तो 100 लोग थे। तो जीडीपी पर कैपिटा से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा मुल्क जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं। जीडीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं। सी का मतलब अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, कितना पैसा कंज्यूम किया। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर से पर्टेन है यानी कि आपने खाने पीने की कितनी चीज़ें खरीदी, आपने फर्नीचर कितना ख़रीदा, आपने गाड़ी कितनी ख़रीदी एज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, यानी कि जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं वो आप ख़रीदोगे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ये बिज़नेस से पर्टेन करता है या इदारे से पर्टेन करता है। एक इदारे ने नया प्लांट लगाया, एक इदारे ने नई फैक्ट्री ओपन करी। अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने रोड बनाया तो वो भी आपका एक प्रोडक्ट है। और फिर यहाँ पर प्लस है x माइनस एम। एक्स इज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमी, कितना एक्सपोर्ट किया वो एक वैल्यू एडेड अच्छी बात है। एंड अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू द इकोनॉमी, ये माइनस हो रहा है यानी कि नेट इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बैलेंस कितना था वो। In other words, the GDP is the total output from all of the sectors of an economy. प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो आप कह लो कि बेसिक होता है, खेती बाड़ी, माइनिंग या एग्रीकल्चर से या लैंड से पर्टेन करता हुआ हो। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, और टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर, यानी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो कोई फिनिश गुड प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब का जो प्रोडक्ट है उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी पर कैपिटा इज ऑफन कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर कहीं का जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है यानी कि वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग कंपैरेटिवली कम है, तो हम कहेंगे कि उस कंट्री के जो मुल्क के आप कह लो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर कहलाएगी। जीडीपी डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नेशन इन अदर कंट्रीज़। यानी कि अगर मेरा कोई सिटीज़न बाहर के मुल्क में कोई चीज़ बना रहा है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जीडीपी फॉर अ पर्टिकुलर इज मेजर्ड बाय टू वेज। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू एट करंट प्राइसेस इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब यह है कि करंट प्राइस की टर्म्स में हो और रियल जीडीपी का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड हो। आप सब ये जानते हैं कि लेट से देखें इसको इस तरह से एग्जांपल है। लेट से एक मुल्क है उसमें 50,000 रुपये का फर्नीचर इस साल बनाया गया और लेट से एक दराज बनाई गई तो उसका जीडीपी 50,000 होगा। अगले साल भी एक ही दराज बनाई गई लेकिन उसकी जब वैल्यू देखी गई करंट टर्म्स में तो 60,000 थी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज़ जो 50,000 की पिछले साल थी इस साल 60,000 की हो गई है। तो नॉमिनल जीडीपी तो 60,000 होगा लेकिन रियल जीडीपी 50,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि यार ये 50 से 60,000 पर जो आप अगले साल गए हो वो इसलिए नहीं गए हो कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा करी है, बल्कि आप इसलिए गए हो क्योंकि इन्फ्लेशन आई थी। चेंजेस इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड सम कॉमन बिजनेस रिस्पॉन्सेज। अब ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समरी टेबल, या आपने याद करना होगा। क्या लिखा हुआ है चेंज में? हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हो। कंज्यूमर्स में स्पेंड लेस, लोग कम स्पेंडिंग करेंगे। एज फ्यूअर पीपल आर रनिंग, क्योंकि कम लोग जो है वो पैसा कमा रहे होंगे। बिजनेसेस में क्या होगा? मे लोअर द प्राइसेस इन ऑर्डर टू इंकरेज पीपल टू बाय।
यानी कि यार लोग काम पर ही नहीं जा रहे हैं, लोगों के पास काम ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं है, यानी कि उनके पास जेब में पैसा भी नहीं है, तो बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा, चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अच्छा पहला था हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि बेरोज़गारी ज़्यादा है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि रोज़गार ज़्यादा है। मे इंक्रीज इन स्पेंडिंग एज मोर पीपल आर इन वर्क, मे इंक्रीज इन प्राइसेस एज डिमांड इंक्रीजेस। हर किसी के जेब में पैसा है, आराम से जिएंगे और बिजनेसेस जो है वो कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होगी, लोगों की ख़रीदारी करने की पावर ज़्यादा होगी। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, मे स्पेंड लेस एज दे आर इंकरेज टू सेव। बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंकरेज हो रहा हूँ मैं डिपॉजिट करने के लिए। Businesses may reduce the product sizes but leave the price unchanged, increasing the profit margin. This is sometimes called shrinkflation. Businesses क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की साइजेस कम कर देंगे लेकिन प्राइसेस को अनचेंज रखेंगे, ताकि जो है ना ताकि जो है वो जो है वो उनके जो मार्जिन है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन, इसको हम श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, मे स्पेंड मोर एज देयर इज लेस इंसेंटिव टू सेव। अगर लेट से बैंक में पैसा रखूंगा और बैंक बोलता है कि हम आपको 2% इंटरेस्ट देंगे, तो मैं बैंक में पैसा रखने से इंकरेज नहीं होऊंगा, मैं सेविंग्स नहीं करूंगा। बिजनेस क्या करेगा, मे लॉन्च बिगर वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स टू चार्ज हायर प्राइसेस। बिजनेसेस जो है वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करना शुरू कर देंगे। डिक्रीज वैल्यू ऑफ पाउंड स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट, आप इसको पाकिस्तानी करेंसी समझ लें, यानी कि आपके करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो रही हो तो क्या होगा, मे स्पेंड मोर ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एज दे आर रिलेटिवली चीप, may target the new domestic markets for their products to attract new customers. And increased value of pound exchange rate may spend less on imported goods as they are relatively more expensive, may target new international markets for their products as exports are cheaper. ये जो डिक्रीज और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स है, ये आप आगे वाले फॉरेक्स के चैप्टर्स में भी देखोगे कि इसका क्या मतलब है डिटेल में, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये याद रहे कि मैं आप लोगों को इन लेक्चर्स में पूरा चैप्टर जो है वो एक तेज़ पेस में कवर करवाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बैठें, जल्दी बैठें और आप बोर ना हो, ताकि वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें आराम से आप ग्रैब कर लो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसमें इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा देखेंगे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी।